बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो बावर्ची मुख्तसर कामत का शख्स था। उसका लिबास शीतल को फिट आ सकता था। मैंने उसके सामान में से एक साफ सुथरी पैंट शर्ट उठाई और उसके कमरे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी ताकि होश में आने पर भी वो कोई गड़बड़ ना कर सके, और शीतल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज़ पहचानते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो बावर्ची अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा है। मेरा अंदाज़ा है कि इसका लिबास तुझे फिट आ जाएगा, लो ये पहन लो। मैंने लिबास उसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा, और मेरी जैकेट वापस कर दो। तेरी जैकेट तो मैं खा ही जाऊंगी ना, वो मसनूई खफगी से बोली। ये लो। उसने जिप खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। उधर दफा हो जाओ, मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा। वो शरारत से हंसी। दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि उधर चली जाओ ताकि मैं जिद में आकर यहीं चेंज कर लूं। तुम्हारी ये हसरत मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। सब कुछ तो मेरा देखा बाला है। सही कहा, लेकिन अब दिल कर रहा होगा ना दोबारा देखने को। यूं भी मैं हूं ही चीज़ ऐसी कि जो एक मर्तबा देख लेता है वो यही कहता है देखने की चीज़ है, इसे बार बार देख। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरी बकवास सुन सकूं। सच्ची बात सुनकर गुस्सा आ ही जाता है, वो शौकी से बोली, और मैं पाँव पटकता कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं एक मर्तबा फिर तमाम कमरों की तलाशी तफसील से लेने लगा। थोड़ी सी नकदी के अलावा मुझे काम की कोई चीज़ ना मिली। सारे कमरों में घटिया शराब, बेहुदा तस्वीर, चर्स, सिगरेट और इसी किस्म की दीगर अशिया वाफर मिकदार में मौजूद थीं। मैं एक मर्तबा फिर उस बावर्चीनुमा शख्स के कमरे में घुस गया। उसके चेहरे पर पानी फेंकने और थप्पड़ मारने पर भी मैं उसे होश में ना ला सका। मजबूरन मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल आया। कमरे की कुंडी लगाना मैं नहीं भूला था। शीतल मुंह फैलाए कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। बावर्ची का लिबास उसे बिल्कुल फिट आया था। मैं उससे बात किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी कमीज और जैकेट चारपाई पर पड़ी थी। जैकेट वगैरह पहनकर मैंने पतलून में जेबों में ठोंसा हुआ सारा सामान जैकेट की जेबों में मुंतकिल किया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। वो जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। जरूरी नहीं था कि रघु के गुंडों की तादाद 3-4 ही हो। हवेली की साख्त थे तो लगता था कि उसमें काफ़ी बंदे रहाइश पजीर थे। हवेली के सहन में शीतल की कार और एक जीप खड़ी थी। ये वही जीप थी जिसमें कल रात अनिल और उसके साथी सवार थे। चलो, मैं क्लैशनकोफ की 2 फालतू मैगजीनें जेब में डालकर शीतल से मुखातब हुआ। ये जगह हमें फिलफोर छोड़नी पड़ेगी। नहीं, वो हठधर्मी से बोली, मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसने अपना मुंह बिल्कुल किसी बीवी की तरह फुलाया हुआ था। खुदा हुस्न देता है और नाजो अदा हसीन खुद ही सीख लेते हैं। अपनी अदाओं से किसी की भी अकल खबत करना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। भोलपन और सादगी उनके ऐसे तीर होते हैं जिनका निशाना कभी खता नहीं जाता। शीतल भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों में एक थी। उसकी आम हरकत भी नाजो अदा के खिलाफ में लिपटी दिखाई देती थी। किसी मर्द के खिलाफ अगर वो मैदान अमल में कूद पड़ती तो उस मर्द का बचना नामुमकिनात में से होता। मुझे भी उसकी हरकत देखकर अंदाजा हो रहा था कि मेरे खिलाफ वो सरगर्म अमल हो गई है। अगर वो मुझे आम हालात में मिली होती तो उससे दामन छुड़ाना मेरे लिए हकीकी मानों में मुश्किल साबित होता, लेकिन उसकी या मेरी बदकिस्मती के हालात नामुवाफिक थे। हालात की संगीनी और घर की याद ने मुझे जहनी तौर पर इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि सिनफे नाजुक के लिए मेरे लतीफ़ जज्बात पर ओस पड़ी हुई थी। उस वक्त शीतल की ख्वाहिश थी कि मैं उसे मनाऊं, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि किसी आशिक की तरह उसकी कदम बोसी करता रहूं। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं, समझी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर सहन की तरफ धकेला। कह जो दिया नहीं जाना। वो अपना मुलायम बाजू एक झटके से मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, जहन्नुम में जाओ, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ सहन में खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ियों में मुझे सफ़र करने के लिए शीतल की कार मुनासिब मालूम हुई। खंजर निकालकर मैंने जीप के दोनों टायर बेकार कर दिए ताकि उसमें बैठकर कोई हमारा ताकुब न कर सके। गो उसका इम्कान नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ऐसा करना जरूरी समझा। हवेली का दरवाज़ा खोलकर मैंने बाहर झांका। खिलाफे तवक्का बाहर मुझे दरख्त नजर आए जो दूर तक बतदरीज घने होते चले गए। इमारत के नज़दीक मुझे कोई और तमीर नजर न आई।
اس کا مطلب ہے ہم شہر سے کافی دور لائے گئے تھے۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا اور واپس مڑ کر کار میں آ بیٹھا۔ وہ مجھ سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں اس کی ناراضگی کے سبب سے بھی واقف تھا اور اس کی خفگی دور کرنے کے فن سے بھی آشنا، مگر حالات اور میری دماغی پریشانیاں اس اضافی بوجھ کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ شیتل سے تعلقات بڑھانا اپنی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف تھا، اس لیے اس مسئلے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے باہر مجھے دو راستے مخالف سمتوں میں جاتے دکھائی دیے۔ جس وقت رگو گروپ نے ہمیں اغوا کیا تھا اس وقت ہم دلی شہر کی جنوب مشرقی سمت میں تھے، اور میرا گمان تھا کہ ابھی ہم دلی کے مضافات میں شہر سے مشرقی سمت میں موجود تھے۔ دلی شہر کی طرف واپس جانا اوکھلی میں سر دینے کے مترادف تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا رخ جنوب کی سمت موڑ دیا۔ شیتل آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اس طرح گویا گاڑی میں وہ بالکل اکیلی ہو۔ میں نے بھی خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ راستہ ناہموار اور ٹیڑھا میڑھا تھا، نارمل رفتار سے چلتے ہوئے بھی مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ پختہ روڈ پر پہنچتے ہی کار بما شیتل کے چھوڑ دوں گا، اور اب زیادہ دیر اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا غیر مناسب تھا، لیکن تقدیر کی ہمیشہ ارادوں سے مخالفت رہی ہے۔ ہمیں روانہ ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ کار یکدم بند ہو گئی۔ میں نے سیلف گھمایا لیکن کار گھوں گھوں کر کے خاموش ہو گئی، اور میری 2-3 مرتبہ کوشش کرنے پر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کمانڈو صاحب، شیتل جو جانے کس ٹائم سے آنکھیں کھولے میری کوششوں کو دیکھ رہی تھی، طنزیہ لہجے میں بولی، فیول گیج کو دیکھنے کی زحمت فرمائیں گے؟ گاڑی میں پٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ چند ٹکے خرچ کر کے ٹینکی فل رکھتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے تو منت کر کے مہاراج کو بلایا تھا نا، وہ تلخی سے بولی۔ ایک تو مفت اپنے ساتھ خوار کر دیا ہے، اوپر سے تانے سنو۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ اتنی کنجوس سیٹھ زادی سے واسطہ پڑے گا جو کار میں پٹرول ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتی، تو میں کبھی بھی تیری کار کے قریب نہ پھٹکتا۔ کنجوس؟ تو بڑا دیالو ہے نا، اپنے سے بڑے کو تو نہیں کہتے۔ میں کہوں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اور تجھے میرا بڑا کس نے بنا دیا ہے؟ بدتمیز، تیرے ساتھ سفر کرنا ہی گناہ ہے۔ یہ کہہ کر میں کار سے نکلا اور زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کر کے اسی ٹیڑھے میڑھے راستے پر روانہ ہو گیا۔ وہ بھی تیزی سے کار سے نکلتے ہوئے بولی، بدتمیز کس کو کہا ہے؟ بدتمیز تو خود ہوگا۔ لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی آئے گی۔ واہ! وہ دوڑ کر میرے قریب پہنچی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، جب تک میرے پاس کار تھی اس وقت تک میرے ساتھ سفر کرنا پنیہ تھا، جو کار کے خراب ہوتے ہی پاپ ہو گیا۔ میں اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا۔ ہی وہ منہ ٹیڑھا کر کے مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، زہر لگ رہی ہے مجھے تمہاری ہنسی۔ جواباً میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میری اپنی ہنسی ہے، جس ٹائم میرا جی چاہے گا میں ہنسوں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ صحیح کہا، کسی نے پاگلوں کے ہنسنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ پاگل کسے کہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، صرف پاگلوں کی نشانی بتلائی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ایک نشانی میں بھی بتلا دیتا ہوں۔ بتاؤ؟ اس کے لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ پاگلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم کیا کر گزریں۔ ایگزیکٹ، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تم ایگری ہو تو یہ لو، میں تو گیا۔ یہ کہہ کر میں نے راستے کو چھوڑ کر جنگل کی اندرونی سمت میں دوڑ لگا دی۔ جان تم کہاں چلے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ پاگل کو کیا پتا وہ کہاں جا رہا ہے، میں نے دوڑتے دوڑتے جواب دیا اور اپنی رفتار مزید بڑھا لی۔ اس نے دوڑ کر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن فیشنیبل چپل پہن کر وہ کہاں میرا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس میرے پاؤں میں سپورٹس شوز تھے اور یوں بھی میری رفتار کافی تیز تھی۔ جلد ہی میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ایک گھنے سے درخت کا انتخاب کر کے میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور 1-2 شاخے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی چڑھی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں، جان پلیز سوری، دوبارہ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ تم کہاں ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سامنے آ جاؤ ورنہ میں رونے لگوں گی۔ اور میں 2 شاخے سے ٹیک لگائے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔
नामालूम क्यों उसे तंग करने में मुझे मज़ा आ रहा था। हालांकि मुझे पता था कि उसका और मेरा साथ मज़ीद चंद घंटों तक का है। अगर हम दोनों चाहते तब भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। सादिया के साथ बेवफाई करने का मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं इस तरह की गैर ज़रूरी हरकत कर बैठा था। मैंने सर झटक कर इन फजूल ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और बम्बई पहुंचने के तरीकों पर गौर करने लगा। बम्बई तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि नामालूम वहां पहुंचकर कौन से हंगामे मेरे मुंतज़िर थे और किन चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ता। थोड़ी देर बाद ही शीतल मुझे नजर आ गई। वो अंदाजे से सही सिमत इख्तियार किए हुए थी। झाड़ियों के अंदर झांकती वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाहे बगाहे वो मुझे आवाज भी दे लेती थी। जैसे ही वो इस दरख्त के करीब से गुजरी जिस पर मैं छुपा बैठा था, मैंने भेड़िए की तरह गुर्राहट नुमा आवाज निकाली। वो खौफ से उछल पड़ी और जोर जोर से मुझे पुकारने लगी। नीलम वाला पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था और फायर खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने एक मर्तबा फिर मुंह से गुर्राहट की आवाज निकाली। इस मर्तबा उसने आवाज की सिम्मत का अंदाजा लगा लिया और जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा जहां मैं दांत निकाले बैठा था। वहशी जंगली गंवार, वो गुस्से से तप कर बोली, नीचे उतरो वरना मैं गोली चला दूंगी। फिर वही बदतमीजी। मैंने नीचे उतरते हुए कहा, मैं दोबारा भाग जाऊंगा और इस दफा तुझे मिलूंगा भी नहीं। तुम एक कदम तो लेकर दिखाओ। वो पिस्तौल मेरी तरफ तानते हुए बोली और मैंने जवाबन कहका लगाने पर ही इक्तफा किया, लेकिन इस मर्तबा मुझे कोई जवाब देने के बजाय बस गुस्से से वो मुझे घूरती रही। मैंने उससे नजरें मिलाने से गुरेज किया कि उसकी मोटी गुलाफी आंखें मेरे हवास पर छाने लग जाती। अच्छा, अब गुस्सा थूको और चलो। मैं उसके करीब पहुंचता हुआ बोला, नहीं जाना मुझे तेरे साथ। वो जैसे गुस्से से फट पड़ी थी और इसके साथ ही उसने पिस्तौल नीचे फेंका और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लग गई। एक मुफक्कर का कौल है कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू हैं। वो मर्द जो बड़े बड़े तूफानों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, इन चंद आंसुओं में तिनके की तरह बह जाते हैं। मैं भी उसके रोने से घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे चुप कराऊं। सॉरी शीतल, मैं नदामत भरे लहजे में बोला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सॉरी, रियली सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कसम खाओ कि दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली। मैं उसकी इस जुबानी बात पर सटपटा गया। कहा तो है दोबारा ऐसे नहीं होगा। नहीं, तुम कसम खाओ। पागल मत बनो शीतल। मैंने उसकी कलाइयों से पकड़कर उसके हाथों को उसके चेहरे से दाएं बाएं किया। मेन रोड पर पहुंचते ही तेरे मेरे रास्ते जुदा होने वाले हैं। नहीं, उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, जब तक तुम मुझे खैरियत से पिताजी के पास पहुंचा नहीं देते तुम कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा बाबा, तुम्हें खैरियत से तेरे पिताजी के हवाले करने के बाद ही जाऊंगा। अब तो चलो। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमबख्त, एक तो बला की हसीन थी, ऊपर से नाजोदा ऐसे कि किसी को भी अपना गर्विदा कर ले। मैंने नीचे झुककर पिस्तौल उठाते हुए अपने कोट की जेब में मुंतकिल किया और अंदाजे से रास्ते की तरफ चल पड़ा। सूरज मगरिब की जानिब ज़वाल पजीर था। 1.5-2 घंटे में शाम का अंधेरा छा जाता और उससे पहले हमें किसी महफूज ठिकाने के करीब पहुंचना था। मिस्टर, मेरा पिस्तौल वापस कर दो। वो मेरे साथ बामुश्किल कदम मिलाकर चलते हुए बोली, ये तुम्हारा कब से हो गया? तुमने खुद ही मेरे हवाले किया था और दी हुई चीज वापस लेना थूका चाटने के मुतरादिफ है। पहली बात तो ये है कि मैंने आर्जी इस्तेमाल के लिए तेरे हवाले किया था और दूसरा, मैंने तुझसे वापस नहीं लिया था, तुमने खुद फेंक दिया था। बस मुझे पता नहीं। वो जिद्दीपन से बोली, तुम मेरा पिस्तौल मेरे हवाले करो। ये लो मेरी माँ। मैंने सचमुच जिद छोड़कर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस तरह तो मैंने नहीं लेना। तो और क्या, ट्रे में रख कर पेश करूं? मैं गुस्से से बोला। नहीं, थोड़ा प्यार से कहो ना। वो शौकी से बोली, एक बात कान खोल कर सुन लो मिस शीतल। मैं एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ और अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना कोई भी पसंद की शादी करने वाला कर सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। वो संजीदगी से बोली, लेकिन उसके लहजे में इत्मीनान की कमी थी। मैंने उसकी बात का जवाब देना जरूरी ना समझा और सर झटक कर आगे बढ़ता चला गया। जल्दी हम दोबारा इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर थे और मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द किसी मुकाम पर पहुंच जाएं जहां हम महफूज हों, और इस मकसद के लिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर रखी थी। शीतल को मेरे साथ मिलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हम आधा घंटा ही चले होंगे कि वो रुक गई
और रूहानसी होकर बोली, मैं थक गई हूँ, ठीक है तुम अपनी मर्सिडीज में आ जाना। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ऐ शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी ना रहे। मुझे ना रुकता देखकर वो दोबारा दौड़कर मेरे साथ मिलती हुई बोली, अहमक लड़की, सूरज को देख रही हो? मैंने गुस्से से तब कर कहा, यह घंटे डेढ़ घंटे में गरूब हो जाएगा और इसके बाद इस जंगल में सफ़र करना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसके बाद उसे मेरी तेज़ी की वजह मालूम हो गई थी, इसलिए वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे सकेगी। मजबूरन मुझे अपनी रफ्तार में कमी करना पड़ी। अचानक शीतल ठोकर खाकर नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से झुककर इसे बाजू से थामकर सीधा करना चाहा, मगर वो मेरे हाथ में झूल गई। उसकी आंखें बंद थीं और सर्दी में भी उसके माथे से पसीना चमकता नजर आ रहा था। शीतल शीतल, मैं जल्दी से उसका सर गोद में रखकर जमीन पर बैठता हुआ बोला, पानी। वो जैसे नींद में बड़बड़ाई। मैंने बेबसी से दाएं बाएं देखा, मगर वहां पानी होता तो नजर आता। उसका चेहरा देखकर मुझे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। वो नाजों में पली सेठजादी एक पाकिस्तानी गुरीले के साथ कदम मिलाकर कहाँ चल सकती थी। मुझे आराम से चलना चाहिए था। मैं अपनी सख्त जानी के ज़म में एक कमजोर लड़की को अजियत देने का बायस बना था। पता नहीं क्या हो गया है, मुसलसल ऊट पटांग हरकतें कर रहा हूँ। मैंने खुद कलामी की। मैंने कुछ सोचकर उसे कंधों पर उठा लिया और चल पड़ा। सूरज गरूब होने वाला था और इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता, मैं चाहता था कि कोई महफूज ठिकाना ढूंढ लूं। मैं ठीक हूँ। मैं चंद कदम उसे उठाकर चला हूँगा कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। हाँ बिल्कुल, आप यहीं पर ठीक हैं, मैं मज़ाहिया लहजे में बोला। गो वो एक सेहतमंद लड़की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल फूल की तरह हल्की फुल्की लग रही थी। यूं भी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान लाश और जख्मी को उठाने की तरबियत देते हैं और इस तरह एक आदमी अपने वजन के बराबर आदमी को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वो तो वजन में मुझसे बहुत कम थी। मैं तो अमजद को दौरान तरबियत अपने कंधे पर उठाकर फराता रहा था। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। वो एक मर्तबा फिर बोली। आराम से पड़ी रहो, मैं मसनूई गुस्से से बोला। अगर तुम चल सकती तो यूं लेट ना जाती। तू बहुत तगड़ा है ना, वो जलकर बोली। कमज़ोर लड़की से मुकाबला करके इतरा रहे हो? तू कमज़ोर कहाँ है? अच्छी खासी 2 फैक्ट्रियों की वारिस सेठजादी है। आपको क्या तकलीफ है मेरे सेठजादी होने में? बस यूं ही उम्रा मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जलो मत, मेहनत करो और दौलत कमाओ। मैं बाज आया ऐसी दौलत से। और अब नीचे भी उतरो, तुमने तो पक्की सवारी गांठ ली है। एक घने दरख्त को देखकर मैंने इसे कंधे से नीचे उतारता हुआ बोला। मैंने कब तुम्हारी मिन्नत की थी? वो बिगड़ कर बोली। खुद ही शौक था एक खूबसूरत लड़की को कंधों पर उठाने का। ये तुझे किसने कह दिया है कि तू खूबसूरत है? मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ते हुए बोला। सारी दुनिया कहती है। वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलते हुए बोली। इस दुनिया में कम अज कम मैं शामिल नहीं हूँ। ये कहकर मैं बूट उतारे बगैर उस मजबूत तने वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। देखती जाओ, कहकर मैं ऊपर चढ़ता चला गया। दरख्त की निस्फ ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे ऐसी जगह नजर आ गई जो मचान बनाने के लिए मौजू थी। स्नाइपर कोर्स के दौरान मैं ये काम कर चुका था। सामईन की मालूमात के लिए शायद ये बात दिलचस्पी का बायस बने कि स्नाइपर एक छोटे से तेज रफ्तार और चुस्तो चलाक परिंदे का नाम है जो कभी टिक कर नहीं बैठता और अपना सर थोड़ा सा जमीन से उठाकर फिर नीचे छुप जाता है। बरतानिया की अफवाज में जो शख्स इस परिंदे को निशाना बना लेता है उसको बहुत माहिर निशानाबाज गर्दाना जाता है और कहा जाता है कि ये वो शख्स है जिसने स्नाइपर को निशाना बनाया है। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी निशानाबाजी की तरबियत लेने वाले को स्नाइपर कहा जाने लगा और ये फ़न रफ्ता रफ्ता तरक्की करके इस नहज पर पहुंचा कि दुश्मन मुल्क की अहम शख्सियात को निशाना बनाने के लिए अच्छे निशानाबाजों को निशानाबाजी के साथ साथ किसी जगह पर छुप कर बैठने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी सिखाए जाने लगे। इस मकसद के लिए दरख्तों पर मचान बनाकर बैठना, छत या ठेकरी पर मोर्चा बनाना और मोर्चा भी ऐसा जो महसूस ना हो कि मोर्चा है। इस तरह जमीन में गड्ढा खोद कर छुपना वगैरह इसमें शामिल थे। इंडियन आर्मी में भी स्नाइपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है और पाकिस्तान आर्मी भी इस काम में पीछे नहीं। मैं और अमजद दोनों इकट्ठे ये कोर्स कर चुके थे। कोर्स के शुरू में तो मचान बनाने के लिए हम रस्सियां इस्तेमाल करते रहे। बाद में हमें बगैर रस्सियों के भी मचान बनाने की तरबियत दी गई थी।
एक स्नाइपर को मचान में 2-3 दिन भी गुजारने पड़ सकते हैं और इस वजह से मचान बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मचान आरामदेह हो, इतनी मजबूत बनी हो कि उसमें लेटने या बैठने वाला बंदा नीचे ना गिर जाए और दूर या नज़दीक से वो किसी को दिखाई भी ना दे। वो दरख्त मचान बनाने के लिए हर लिहाज से मौजूद था। मैंने छुपाव से ज़्यादा उसकी मजबूती पर जोर दिया। अगले पौने घंटे में मैं 2 बंदों के आराम के लिए लेटने के लिए जगह बना चुका था। रस्सियों की जगह मैंने इसी दरख्त की छाल इस्तेमाल की थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था और सरे शाम चहचहाने वाले परिंदे खामोश होते जा रहे थे। ऊपर आ जाओ। काम खत्म करके मैंने शीतल को आवाज़ दी, जो दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई थी। मुझे नहीं आता दरख्त पर चढ़ना, वो लाताल्लुकी से बोली। तो फिर नीचे बैठी रहो, मैंने उसी के अंदाज में कहा। मैं तो सो रहा हूँ। खुदगर्जी और मतलब की इंतहा है। ये नहीं कि किसी कमज़ोर की मदद करे। महाराज को नींद आ रही है। उसके कोसने वाले अंदाज से मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। हंस लो हंस लो, वो मेरी हंसी से चिढ़ते हुए बोली। भगवान पूछेगा। बड़ी आई मुल्लानी। मैं अपनी जगह से उठा और नीचे उतरता हुआ बोला, मुल्लानी? उसने हैरत से पूछा। ये मुल्लानी क्या होती है? मौलवी की बीवी, मैंने वजाहत की। वैसे आपकी आसानी के लिए मैं पुजारन कह लेता हूँ। मैंने ऐसी कौन सी बात कर ली है कि तुमने मुझे पुजारन समझ लिया है? उस वक्त तक मैं इतना नीचे उतर गया था कि बाजू लंबा करके हम एक दूसरे का हाथ थाम सकते थे। मैं उसकी बात का जवाब गोल कर गया। हाथ पकड़ो, मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और उसने एड़ियां उठाते हुए अपना मुलायम हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मजबूती से पकड़ना है, ये ना हो दरमियान में छूट जाए। वो अपनी चप्पल एक हाथ में पकड़ते हुए ज़ुमानी लहजे में बोली, मगर मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय एक झटके से इसे ऊपर खींच लिया और अगले ही लम्हे वो दरख्त के ऊपर थी। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ जाओ, मैंने कहा। डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सर हिलाते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हरकत करने लगी। वाह, वो हैरानी से चलाई। ये तो बहुत ही प्यारी जगह बन गई है। तुम तो बड़े कारीगर हो जान, मैं तो तुम्हें एवं ही समझती थी। हाँ, तो तू गोया बचपन से मेरे साथ खेलती आई हो ना, और मेरी शख्सियत से मुकम्मल वाकिफ हो। वो बेसाख्तगी से बोली। मुझे तो यूं ही महसूस हो रहा है। कैसे? जैसे मैं बचपन से तुम्हारे साथ रहती आ रही हूँ। फतूर है तुम्हारी सोच का। अगर यूं होता तो मैं कब का पागल हो चुका होता। वो क्यों? उसने पूछा। तुम्हारी बातें सुनकर शरीफ बंदे ने पागल ही होना है। अगर तुम्हारी तरह चंद और शरीफ पैदा हो गए तो दुनिया में बदमाशों की जरूरत नहीं रहेगी। अब अपनी कीकी बंद करो और मुझे सोने दो। मैं उसके करीब लेटता हुआ बोला। मुझे सख्त भूख और प्यास लगी है, तो मैं क्या करूं? मैं बगैर आंखें खोले बोला। तुम्हें कहा था ना कि खाना खा लो। अब तुम्हें पता चला होगा कि मैंने क्यों डट कर खाना खाया था। मुझे क्या मालूम था कि ऐसी सूरत हाल पेश आ जाएगी। वो कहने लगी, अब भुगतो, भगवान करे तुझे भी भूख लगे और खाने को कुछ ना मिले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तेरी तरह नहीं हूँ कि हल्की सी भूख लगते ही चलाने लगूं। बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो मुझे चढ़ाते हुए बोली। जब भूख लगेगी ना फिर पूछूंगी। अच्छा, आप अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो। मैंने उसे झिड़का और गैर मुतवक्का तौर पर वो खामोश हो गई। मैंने उससे मुखालिफ सिमत में करवट बदल ली और थोड़ा सा मचान के किनारे की तरफ खिसक कर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसके बदन की हिद्दत से मेरे जहन में अजीब किस्म के ख्यालात परवरिश पाने लग गए थे। इससे दूर रहने का नुस्खा कारगर रहा और मैं चंद लम्हों में ही गहरी नींद सो गया। हालांकि इन हालात और इस माहौल में किसी आम बंदे के लिए सोना तो कुजा, लेटना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं पाकिस्तानी कमांडो था और हमारी ट्रेनिंग इस नहज पर की जाती है कि हर किस्म के माहौल में ढल जाना हमारे लिए आसान होता है।